7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल अजय रैना जी। स्वागत कर रहा हूं मैं कर्नल अजय रैना का आज के इस कार्यक्रम में, और आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और याद रखें हमारा एनुअल समिट, दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट, राष्ट्र प्रेमियों का महाकुंभ, और इसमें अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है और केवल 100 सीटें बची थीं परसों तक। आज का मैंने देखा नहीं है, तो इसलिए आप लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन करा ही डालिए, नहीं तो अगले 2-4 दिन के बाद में फिर आपको सीट्स नहीं मिलेगी। और एक और भी अनुरोध है, जो लोग भी स्पॉन्सर करना चाहें इवेंट को, अलग अलग स्पॉन्सरशिप्स उपलब्ध हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल आपको मिल जाएगा। तो हम स्पॉन्सर्स का भी आह्वान कर रहे हैं कि वो आएं और इवेंट को सहयोग करें। तो स्वागत है आपका कर्नल रैना। धन्यवाद सर, नमस्कार आपको सभी देखने सुनने वालों को। और पिछली बार जब हम आपसे मिले थे तब से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आजकल तो इंटरनेशनल एरिना, नेशनल एरिना में चीज़ें इतनी तेज़ी से चल रही हैं कि कई बार इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कीप पेस। अच्छा, तो मैं आपसे ये सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि साहब, हमने पिछले 2-3 दिनों में डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे अनाउंसमेंट्स देखे, और कल S-400 की एक नई रेजिमेंट इंडक्ट होगी, आ गई, डिलीवर हो गई, सॉरी, इंडक्ट होने में तो टाइम लगेगा, लेकिन वो डिलीवर होगी S-400 की। और अमेरिका के तमाम चूंचा करने के बावजूद वो डिलीवर हो गई, और अगली कह रहे हैं साहब 2026 में हो जाएगी, अर्ली 2026। और उसके बाद ये देखेंगे कि साहब की हमें अब वो आगे S-400 और लेनी है या S-500 पे अपग्रेड करना। वो जो कुशा प्रोजेक्ट है वो चल ही रहा है। उसके बाद हमने देखा कि Su-57 पर बहुत एडवांस्ड डिस्कशन हो गया, पक्का ही हो गया लगभग कि साहब Su-57 आएगा। आज मैं देख रहा था इस पे आपके IDRW पे, वो कह रहे हैं कि साहब कि वो आगे जो प्लान्स हैं उससे हमारी जो 42 स्क्वाड्रंस हैं उससे कहीं बहुत आगे चली जाएंगी। तो उसके बाद में कल तेजस 1A की 13th टेस्टिंग फ्लाइट भी हो गई। फिर हम ये देख रहे हैं कि बातचीत ये चल रही है कि साहब कि ये G404 तमाशा कर रहा है, इसको हटा दिया जाए और सैफरान को यहाँ भी ले आया जाए। रशा का ऑयल हम लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, साथ में हम अमेरिका से बातचीत भी करते जा रहे हैं। और ट्रंप जो है वो कभी तो तारीफ कर देता है और कभी कहता है कि साहब की अब बस ये है कि उसने कहा है कि भाई चाइना और नेटो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब नेटो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है, मुझे लगता है वो EU कहना चाहता होगा, नेटो कह गया। तो जरा थोड़ा सा हमें इसके ऊपर एक पर्सपेक्टिव दें। सर ये जो लाइक आपने शुरू में कहा, इतनी ज़्यादा इस जिस पेस पे आजकल न्यूज़ उड़ रही है और आगे पीछे घूम रही है, और फिर ट्रंप क्या करता है कि कहाँ यू टर्न भी मार देता तो न्यूज़ फिर घूम के आ जाती है। बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। बट ये जो जब तक सर एक देश होता है ना वीक,
हथियार हमारे जैसे सब कॉन्टिनेंट वाला जैसे सिचुएशन है जहाँ पे चारों तरफ हॉस्टाइल कंट्रीज हैं, जो हमारी अपनी सिचुएशन रही है, तो एक टाइम था हम मांगा करते थे लोगों से, जो मिल जाए को लोन पे दे दो, कुछ कर दो, किसी तरीके से सेटिंग कर दो। आज क्या है कि हमारी ऑफ कोर्स खरीदने की क्षमता है, हमारे पास इनफ फॉरेस्ट रिजर्व है, और भारत अपनी पिछले 10 साल से, आज से नहीं लगातार 10 साल से अपनी डिफेंस के ऊपर काम कर रहा है। काम ना कर रहा होता तो आप यकीन मानिए कि जिस दिन गलवान में क्लैश हुआ था तो चाइना वहाँ ना रुकता, वो कम से कम 62 की तरह हमें सबक सिखाता, अगर और कुछ ना करता वापस भी चला जाता, 62 अपनी तरीके से सबक सिखाता। फैक्ट है कि उसमें डिसंगेजमेंट हुई चाइना के साथ, पाकिस्तान को पीटा, और अभी दूसरे की तैयारी है ऑपरेशन सिंदूर की। तो ये जो अभी एयरफोर्स में जैसे हम एंडलेसली वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें अपनी डिफेंस को मजबूत करना है, और जब आपके हमारा जो अपोजिशन है मेन, या नंबर 2 हो गया आजकल, उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, तो ये उम्मीद करना कि अमेरिकन इंजन आएंगे, फिर जो F-35 आएंगे, फिर हम उस पर जाके सीखेंगे, फिर लड़ना शुरू करेंगे, तो तब तक बहुत पानी बह चुका होगा गंगा मैया में सर। तो भारत वो कर रहा है जो हमारे राष्ट्रीय हित में है, जिसमें डिप्लोमेसी और मिलिट्री डिप्लोमेसी एक आपस में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसमें ओवरलैप हो रहा है, जो कि अच्छी बात है सर। जैसे हम नेबरहुड में हम रहते हैं, या डिप्लोमेसी इन आइसोलेशन या मिलिट्री एक्शन इन आइसोलेशन नहीं हो सकता। आई थिंक काफ़ी साल हमने ऐसा भी किया कि मिलिट्री अपनी लड़ाइयाँ लड़ रही है और डिप्लोमेसी अपनी शिमला से समझौता करके आ जाती है, वो सीन भी भारत में देखें अभी नो लॉन्गर। तो इसे ओवरऑल है वेरी गुड साइन सर। बाकी रही बात ट्रंप साहब की सर, तो ट्रंप साहब तो अभी देखो, आज तो उन्होंने पूरा हवाले कर दिया। आपको याद है जब ये अलास्का की मीटिंग हुई थी तब हमारी बात हो रही थी, मैं कहा ये यूरोप को छोड़ के आ गया, ये कर गया रशिया के हवाले यूरोप। और उसने कह दिया अभी कि तुम लड़ लो, तुम बहुत कैपेबल हो। वो बंदा जो कि लड़ाई रुकवाना चाहता था, आज कह रहा है मिसाइल्स 3000 मिसाइल्स देने के लिए तैयार है वो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज। तो ये एक फ्लैश पॉइंट यूक्रेन का जो कभी लगता था कि शायद ठंडा हो जाएगा ट्रंप के आने के बाद, वो तो सर लग नहीं रहा। सिंपली लग रहा है कि ये भी बढ़ेगा। और इनका कुछ और डेवलपमेंट जो यूरोप में हुई हैं सर, जिस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, चाहे नीदरलैंड में भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। इंग्लैंड का तो हम देख ही रहते हैं, एक दिन अंग्रेज आते हैं, अगले दूसरे दिन माइग्रेंट्स आ जाते हैं, तो एक दूसरे को धमकाते रहते हैं। फ्रांस में जो माहौल है, इनकी इकनॉमी देखो तो बहुत बुरा हाल है। तो इस माहौल में सर, अगर आप हमारे आप सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री भी देखें, और वैसे भी दुनिया में कभी भी इतिहास के पन्ने खोल के देखें, तो जब भी ऐसे वाले देश जो अपने घर के अंदर ऐसे अपोजिशन या ऐसी वाली फ्रिक्शन फेस करना शुरू करते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि लड़ाई लगा दो, किसी एक्सटर्नल फोर्स से लड़ाई लगा दो, ध्यान भी बढ़ जाएगा। और जिन बच्चों ने रोड पे खड़े होकर आगजनी करनी थी, पत्थरबाजी करनी थी, वो सारे के सारे मोर्चों पे भेज दो, जबरदस्ती लड़ाई लग गई देश की, अब क्या करना है, तो वो वहाँ मर मर के खप खुप के खत्म हो जाती कहानी। इसीलिए जो पिछले दिनों में क्लेम आए सर कि पोलैंड में ड्रोन गिरे रशियन, एस्टोनिया कह रहा है कि मेरे ऊपर से जहाज चला गया रशिया वाला, तो और यूक्रेन तो खैर बोलते रहता है। अभी ऐसे ऐसे क्लियर निकल के आ रहा है कि जो जो ड्रोन पोलैंड क्लेम कर रहा है, उसके बाद रशिया ने उनको कहा कि आओ बात करते हैं, तो वो नहीं आए, क्योंकि वो संधि तो चाहते नहीं, वो चाहते लड़ाई लड़ना। वो ड्रोन जो है सर, वो ड्रोन हैं जो रशिया ने किसी टाइम पे यूक्रेन में फायर किए, वो फेल हुए और यूक्रेन में गिर गए, कैप्चर कर दिए गए। उनको रिपेयर कैसे किया गया है सर, ये जो स्टायरोफोम नहीं होता है सर, जो मोटे वाला सफ़ेद वाला फोम जो पैकिंग में यूज़ होता है, उसकी उसको ग्लू और टेप से जोड़ के उनको फंक्शनल करके थोड़ा बहुत यूक्रेन ने खुद पोलैंड की तरफ फेंके। रशियन मार्किंग है, रशियन सब कुछ है, तो दिस इज अ प्लान। यूक्रेन चाहता है कि वर्ल्ड वॉर टाइप कोई चीज़ हो, नेटो पूरा घिसके अंदर आए तो मैं बचूंगा नहीं तो मारा जाऊंगा। पोलैंड और एस्टोनिया जैसे लोग वो चाहते हैं कि भड़के, और ये तो जब ऐसी स्थितियां बन रही हैं, तो इसी में जो अपनी ये यूरोपियन यूनियन की जो थी प्रेसिडेंट है, उसने जब लेक्चर दिया लास्ट स्पीच पार्लियामेंट्री ड्रेस, उसमें कहा एक लूमिंग हेल्थ क्राइसिस का हम सामना कर रहे हैं। इसका मतलब ये या तो लड़ाई लगवा के छोड़ेंगे सर, या ये एक और पेंडेमिक करवा के छोड़ेंगे आने वाले दिनों में यूरोपियन। और उससे क्या होगा, लोग घरों में बंद हो जाएंगे एकदम, लोग कुछ मर जाएंगे, कुछ डर जाएंगे, और फिर इनका निकल जाएगा। लेकिन इनका कल्याण नहीं होने वाला, बिकॉज इनका फाइनेंशियल कंडीशन तो बहुत बुरा हाल है। इस चक्कर में ट्रंप उनको छोड़ के साइड पे खड़ा हो गया। हमारे साथ तो सर उसकी मजबूरी है कि उसको किसी ना किसी दिन आके जफ्फी डालनी पड़ेगी। बहुत बड़ी मार्केट है हम लोग, लेकिन इसका जो जो ट्रस्ट फैक्टर खत्म ही हो गया। ट्रंप एटलीस्ट ट्रंप के रहते हुए अमेरिका के साथ हमारा, और जो अभी हमारे इसने शाहबार पोर्ट के बारे में बोल रहा है, अभी S-400 पे भी बोलेगा। हम S-400 500 की बात कर रहे हैं, उसमें भी आप हैरान ना हो कि कल को बोलेंगे ये वेवर खत्म हो गया। तो वो एक हाँ, वो तो ऑफेंसिव काटसा लगा देंगे, कुछ करेंगे। करेंगे। तो
आई थिंक वो जो कर रहा है वो हमें उकसा रहा है। फिर H1 जो वीज़ा की बात चली, H1B का, तो ये सारी जो है ये हॉस्टाइल एक्शंस हैं। किसी भी एंगल से ये भारत के सपोर्ट में या हमारे फेवर में नहीं गिने जा सकते, जितना मर्जी से वो जस्टिफाई करे राहुल गांधी को छोड़ के। तो मैं ट्रंप पे नहीं देख रहा, मैं तो अब अमेरिकन एक्शंस को देख रहा हूँ सर। और आज अभी पीछे वाले दिनों की जिसकी आपने बात की, हमने सिर्फ हॉस्टाइल एक्शन ही देखे हैं, एक भी फेवरेबल नहीं देखा। और ट्वीट श्वीट ट्रूथ सोशल की कोई मीनिंग नहीं है सर। सो आई थिंक अमेरिका की तो अभी दोस्ती फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई। हम जो कर रहे हैं, इसलिए अगर SU-57 की बात कर रहे हैं, जहाँ हम S-500 की बात कर रहे हैं, जहाँ हम ज़फ़रान के इंजन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास वैसे ऑप्शन कोई बची नहीं हमें। और अच्छी बात है, सिर्फ अच्छे टाइम पे हो गया सर। आप इमेजिन कीजिए कि और 2-3 साल के बाद होता है ऐसा वाला रंग रूप निकलता है अमेरिका का, तो फिर हमारे लिए मुश्किल होती है, हमारी डिपेंडेंसी उन पर बढ़ जाती है। तो ठीक है सर, विल स्विच। और हमारे अपने लोगों में इतनी काबिलियत है सर कि हम उनको अगर सही इन्वायरमेंट मिले, खास करके अब वीज़े बंद होंगे, अब तो भारत सरकार के ऊपर है वो कैसे फैसिलिटेट करेगी कि हमारी टॉप क्रीम जो निकलेगी IIT से, जो भागती थी अमेरिका में, अब नहीं भाग पाएगी ज़्यादातर। उनको कैसे संभालना है, उनको कैसे सेट करना है अपनी कंट्री के वेलफेयर के लिए, वो तो भी हमारा अपनी सरकार का काम है। तो ओवरऑल ठीक है सर, मुश्किल टाइम है थोड़ा सा, लेकिन ये तपस्या वाली बात है, आग का वो है, उसमें से निकल के निखरेंगे तभी ऊपर जाएंगे सर। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी एब्सोल्युटली सर। और मुझे तो ऐसा लग रहा है, आप बताएं। मुझे तो लग रहा है कि सरकार जो है, मोदी जी जो है, वो इस अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए तैयार है। तैयार हैं सर। आज अगर बात वो होती है कि हमारा जो रेड टेपिज्म है, जो हमारा थोड़ा जितना मर्जी हम कह लें लाइसेंस राज खत्म नहीं हुआ सर, आज भी डॉक्यूमेंटेशन में इशू पड़ता है, ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनको। अनलेस अनटिल हम कोई एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना के भी फ़र्क नहीं पड़ता सर, जब तक एक सोचना चेंज हो। बट जिस तरीके से हमारी ब्यूरोक्रेसी चलती है सर, और जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का, ये मतलब मैं को IAS अफसर की बात नहीं कर रहा सर, मैं पूरे ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। यहाँ एक पियोन या क्लर्क से आप शुरू करते हो एज ए लेमैन, जब ऑफिस में जाते हो और वहाँ से जो कल्चर स्टार्ट होता है, एक्चुअली बड़ा डिस्गस्टिंग होता है। बट ये जो हमारे ग्रेजुएट्स अभी निकलेंगे सर, मान लिया मैंने टॉप वाले 10-15% लोग फिर भी जाएंगे, क्योंकि वो जो उसने अपने दोस्त जो हैं, जो उससे लंच करते हैं ट्रंप के साथ, टॉप कंपनीज, वो तो खरीद लेंगे, उनको तो $1 लाख देने में वन टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ले लेगा। लेकिन जो बाकी जो टैलेंट बचेगा सर, उनके लिए जगह कोई बची नहीं। EU इज डन, UK इज डन, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आर एज हॉस्टाइल एज अमेरिका इज। वो वैसे सेम ऑस्ट्रेलिया में ड्रामा चल रहा है इस टाइम, तो इनको यहीं पे रहना पड़ेगा। तो फिर अगर हम इनको फिर भी टैप ना कर पाएँ और ये लोग कहीं और थर्ड कंट्री, वर्ल्ड कंट्री में जाके अपना सिंगापुर जैसी जगह में जाना की, तो फिर हमारी बदकिस्मती होगी सर। मोदी जी तो कोशिश कर रहे हैं सर। सिस्टम बहुत हमारा बहुत भयानक है सर। डिमोनेटाइजेशन में कितना कुछ हुआ, बैंक ऑफिसर्स ने बैंक्स के अंदर बैठ के रातों रात लोगों के नोट्स कन्वर्ट किए। अब आपके और हमारे पैन कार्ड यूज़ करके लोगों ने पैसे कन्वर्ट किए, हमें पता ही नहीं। तो वो जो DNA हमारे एक नीचे वाले लेवल में करप्शन का है ना सर, हर हर हर, हर किसी में है, कोई हम उसमें नहीं कर सकते। उसका मुझे थोड़ा सा डाउट है। प्रधानमंत्री जी की इंटेंट तो ठीक है, पर लेट्स सी। हाँ, लेकिन सिस्टम बदलने के लिए जो एक पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए, वो तो कभी मिलेगा नहीं। मिलेगा नहीं। क्योंकि जो हमारा जो पूरा का पूरा जो ऑपोजिशन है, वो तो इसी पे थ्राइव करता है। वो तो अगर करप्शन नहीं हो तो फिर तो उसका कोई काम ही नहीं चलेगा। नहीं, उसने खुद ही तो बोल दिया, मैं कोई डेमोक्रेसी का ठेका लेके थोड़ी बैठा हूँ, मैं डेमोक्रेसी बचाने नहीं आया, मैं तो अपोजिशन में बैठ के अपोज करने आया हूँ। ये तो राहुल जी का अपना बयान है। मोदी जी ने कहीं बोल दिया कि आज पूर्व में सूरज चढ़ा, तो वो कहेगा नहीं पश्चिम में चढ़ा। तो आपकी बात है कि अगर आपका एटीट्यूड यही है कि फिर देश तो साइड पे रह गया ना सर। हाँ, प्लस हमारे जो जुडिशियल हर्डल्स हैं, अभी संजीव सान्याल ने बोला ना जी कि साहब की विकसित भारत के राह में सबसे बड़ा रोड़ा हमारी जुडिशरी है। बिल्कुल बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। और कुछ हमने 240 सीटें देके जो थोड़ी बहुत कसर थी, वो हम देशवासियों ने भी पूरी कर दी। कि प्रधानमंत्री जी ने लेटरल इंडक्शन का स्कीम बनाया और 24 घंटे के अंदर उसको निकालना पड़ गया, क्योंकि चिराग पासवान जी नाराज़ हो गए। तो कॉम्बिनेशन है सर। बट ऑफ कोर्स वोटर्स तो शायद उनको समझ भी आ रही है, जाग भी रहे हैं, जैसे आग लग रही है आगे पीछे और अंदर भी हमारे जगह जगह पे फ्लैश पॉइंट्स। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ भी आग लगाने वाले कम नहीं है। बताइए आप, ये लेह में जो इस समय हो रहा है, वहाँ पे एक अर्बन नक्सल टाइप का वो सोनम वांगचुक
जिसको आप देखिए कितनी केयरफुली उसको जो है उसका महिमा मंडन किया गया, वो पूरी एक मूवी बनाई गई उसके लिए, वो 3 इडियट्स वाली है। जी। फुनसुक वांगडू, वांगडू। हाँ, वो पूरा करके उसका महिमा मंडन किया गया। लेह जो है 25 साल से यूनियन टेरिटरी की डिमांड कर रहा था, और यूनियन टेरिटरी भारत 370 हटाने के बाद यूनियन टेरिटरी दे दी, तो ये कूद के आ गया बीच में कि हमें स्टेट चाहिए। अब 3 लाख पॉपुलेशन पे स्टेट मिलती है क्या? Are they even बिल्कुल in सर। the census? सर अभी इसकी ज़मीन की बहुत देर से इसने ज़मीन ले रखी थी, और आज से कुछ साल पहले क्या था, लद्दाख में कहीं भी ज़मीन ले लो कोई पूछता नहीं था, पूरा बंजर था सर। अभी बिजली आ गई, डैम्स बनने शुरू हो गए, डेवलपमेंट हो रही है, ज़मीन की कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई, इंडस्ट्रियल बेस बनना शुरू हो गया, लेह में एक इंडस्ट्रियल जोन बनी, तो इसकी कैंसिल कर दी गई, वो जो भी इसने एनजीओ के नाम पे फ्रॉड जो किया हुआ था। तो उसके बाद बैठ गया अनशन पे, तो भी कोई ज़्यादा ट्रैक्शन मिली नहीं। 3 या 4 दिन पहले दिल्ली ने कहा कि ओके, वो जो जैसे आप कह रहे हैं कि स्टेटहुड की डिमांड है, उससे उनकी अचीव उससे बड़ी डिमांड है, एक नॉट 370 एग्जैक्टली, बट एक स्पेशल स्टेटस जिसमें पंचायत पे पास पावर चाहिए। वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे 4 महीने का हमारा कंस्ट्रक्शन टाइम होता है लद्दाख में, बिकॉज ऑफ कोल्ड वेदर। 4 महीने ही आप सीमेंट का काम कर सकते हो, उसके बाद काम नहीं कर सकते। सीमेंट सट पानी जम जाता है सीमेंट में, रात को वो फट जाता है सीमेंट। तो वो कहते हैं कि जब तक डीसी साहब फाइल पूरी वहाँ से आती है, फिर नीचे आते 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 गाँव तक पहुँचती है, पंचायत तक, जब वर्क ऑर्डर का टाइम आता है, सीजन निकल गया होता है, और अगले साल वो फंड वापस लैप्स कर जाते हैं। तो उनकी ये डिमांड थी कि हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाए। एसटी तो इनको 95% पॉपुलेशन एसटी है ऑन पेपर, बट एसटी स्टेटस नहीं मिला हुआ उसका। आपको आप ज़्यादा जानते हैं, उसके कुछ प्लस एंड माइनसेस हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें आप पंचायत को फंड अलॉट कीजिए, पंचायत बैठेगी, वो डिसाइड करेगी। उसमें हमारी इनसिक्योरिटी ये है कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ठीक ठाक है लद्दाख में। जैसे कश्मीर में हर बात पाकिस्तान याद आता है, लद्दाख में मैंने अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, एक डीसी था लोकल लद्दाख का ही था, वो खुद ही कहता था कि ज़्यादा तंग करेंगे ना तो ये चीन चीन करना शुरू कर देंगे, फिर दिल्ली को होश आएगी। तो ये वो प्लेकार्ड उनके पास था। तो भारत सरकार भी नहीं चाहती कि पंचायत को एम्पावर कर दिया जाए कि कल को अगर डिफेंस की रोड बननी है तो वो बोले कि यहाँ से सड़क नहीं बननी, तो वो उसका और से आता है। बट जो भी है, वो जो भी डिस्कस होना टेबल के ऊपर, स्टेटहुड तो ऑफ कोर्स लाइक यू सेड इज अ इम्पॉसिबल डिमांड। तो वो अनाउंसमेंट अभी हुई कि पिछले 1-1.5 साल से अटका पड़ा था डायलॉग। उन्होंने बोला आ जाओ 6 अक्टूबर को दिल्ली में बात करेंगे। तो फुनसुक जी को लगा कि ये तो, और उसमें जो एक बीजेपी का इनका जो प्रेसिडेंट था, जिसने बीजेपी छोड़ दी थी 2 साल पहले प्रोटेस्ट में, ही इज कम बैक टू एज अ लीडर ऑफ मासेस, नॉट बीजेपी लीडर, बट एज उसको बड़ा पॉपुलर है वो। उसको बुलाया गया, तो आ जा। इसने सोचा मेरे हाथ से ज़मीन निकल गई, और 3 दिन बीते हैं सर उसके बाद। आज बीजेपी का दफ्तर जला दिया गया, सीआरपीएफ की गाड़ी जला दी गई, फिर टीयर शेलिंग हुई। और आई बिलीव, जब मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, ही इज़ इन कॉलेज, ले कॉलेज, तो वो मेरे को फ़ोन पे सुनाने की कोशिश कर रहा था कि आवाज़ सुनिए, लग रहा है कि फायरिंग हो रही है, विच आई कुडंट हियर एनीथिंग। और बट एज पर हिम कि शेलिंग की आवाज़ अलग से आ रही है, फायरिंग की आवाज़ अलग से आ रही है। और ये कोई 1 घंटे पहले की बात है सर। एंड देन आई आस्क्ड हिम कि कुछ कैजुअलिटी की खबर है, तो इससे अभी तक कुछ नहीं। इवन दफ्तर में जो आग लगी उसमें भी किसी का जान का नुकसान नहीं हुआ है। तो ये एक सडन चीज़ें तो सडनली नहीं होती ना। आई बिलीव वहाँ पे भी कुछ बच्चे देखे गए जो हेलमेट पहन के नेपाल की तरह आए। अब जो लोग कह रहे थे कि नेपाल में कुछ नहीं हुआ, जी नेपाल तो ऑर्गेनिक था। अभी जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो चार्ट भी आ गया, 6 के 6 जो है यूएस, हम तो यूनुस को रोते थे, 6 गुर्गे अपॉइंट हो गए लद्दाख नेपाल में। तो ये जो नेपाल को जो लद्दाख में अगर यूएसए सीआईए और गेम खेली जा रही है, तो वहाँ और कौन है? वहाँ सिर्फ कांग्रेस है और कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी लेटेस्ट है। पहले लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन एलबीए जो बीच में बीजेपी के साथ मिल गई थी, तो फिर सीधी आ जाकर शक की सुई आती कि जो बंदा घूम रहा है ये बोल के कि मैं जेनजी को जगा दूंगा, मैं कर दूंगा। अब किसी का भी गेम होगी सर। बस वेरी सैड थिंग कि लद्दाख जैसी जगह, पीसफुल लोग हैं, वो वायलेंस पे उतर आए। इट्स वेरी स्ट्रेंज, और ये बढ़ता रहेगा सर। दिस विल सी नाउ। अब कुछ ना कुछ यहाँ लेकिन पे टोटल पॉपुलेशन 3 लाख में क्या बढ़ता रहेगा? सर नहीं नहीं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। ये जो चिंगारियाँ जो लेह की इधर पॉपुलेशन कितनी सी है? अगर आप 50-50 मानो तो लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है सर। अगर 50-50 मानेंगे तो 1.5-2 लाख का डिस्ट्रिक्ट होगा सर। उसमें भी अगर आप लेह टाउन को अलग से देखें, नुब्रा वैली टोटली अलग है जो लेह का पार्ट है। फिर ये जो नीचे वाला चांगथांग एरिया है, ये जिसमें ये सोमरीरी लेक आती है और प्यांगसो और उस तरफ का, वो
थिनली पॉपुलेटेड है चुशूल वगैरह, बट है। तो लेह की नेटिव पॉपुलेशन, आई मे बी रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक मोर देन 50-60,000 मे बी, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा। बस यही है लेह टाउन की। फौज है वहाँ पे काफ़ी, आर्मी का कोर हेडक्वार्टर है वहाँ पे, एयरफोर्स है, और बाहर वाले काफ़ी सारे लोग लेह में बिजनेस करते हैं, जो लीज पे लेके दुकानें और शोरूम, और खास करके टूरिज्म वाले जो रिलेटेड है ना सर, हैंडीक्राफ्ट का। कश्मीरी जो है, पूरी मार्केट कश्मीरियों ने ले रखी है, वो साल में 4 महीने आते हैं, किराया पूरे साल का देते हैं। तो ये नेपाल वाला भी आपने मेंशन किया अभी, तो सर नाउ दैट द डस्ट इज सेटल्ड, आप कैसे एनालाइज करेंगे? 30,000 की पॉपुलेशन है सब लेह की। हाँ, बस इतने सर, बिलो 50। हाँ, और वहाँ भी ना काफ़ी सारी वर्टिकल्स हैं सर। लेह टाउन वाले लोग हैं, नुब्रा वालों को इन्फीरियर मानते हैं कि नुब्रा खरदुंगला के पार, वहाँ तो सड़क अब बनी, बिजली, और बाकियों को लगता है कि लेह वाले हाई है। ये कश्मीर में भी प्रॉब्लम है सर। श्रीनगर सिटी की जो जेंट्री है वो अपने आप को बड़ी सुपीरियर मानती है, और आगे पीछे बोलते हैं गाँव ग्राई है, ये गाँव वाला आ गया, ये बड़ी पेक्यूलियर सी। क्योंकि बिकॉज जहाँ यहाँ पे क्या है, इन इलाकों में जहाँ जहाँ डेवलपमेंट हुई, पहले शहरों में हुई। स्कूल बना तो शहर में बना, बिजली आई तो शहर में आई, हॉस्पिटल बना तो शहर में आया, तो लोग बाहर से आते गए और डिपेंडेंट इन्हीं पे रहे, तो इनको लगता है कि हम तो बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं। सर नेपाल का तो मैं शुरू से रजीम चेंज का क्लियरली दिख रहा था, चाइना से बड़ा क्लोज आ रहा था। फिर बीच में लोग कहने लगे नहीं नहीं, ये तो उसमें करप्शन थी, उसमें ये था वो। किसी भी देश में सर, जहाँ अरब स्प्रिंग में भी आप देखें, ऑर्गेनिक प्रॉब्लम हमेशा होती है, उसी के ऊपर रजीम चेंज का एक नक्शा बनता है, फिर उसको जो फैसिलिटेट किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि बाहर से आके लोग रजीम चेंज कराते हैं, आते हैं, मतलब थोड़े एजेंट्स को छोड़ के मेन जो रोड पर लोग उतरते हैं वो लोकल ही होते हैं, उनकी लोकल ग्रेवेंस होते हैं, उनको पता भी नहीं होता बेचारों को कि वो गेम में इसमें फंस गए हैं। तो आज जो अभी इनके पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुई हैं, आई बिलीव, अभी मेरे को नाम याद नहीं है, वो नेट पे घूम रहा है, कि वो जो उसमें 6 जो लोग हैं वो देर एफिलेटेड टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन यूएसए। तो जो हमारा संदेह था, जो मेरा पर्सनल संदेह था कि यूएसए का ही काम है, और भारत के अड़ोस पड़ोस में, और नेपाल फिर यूएसए को अगेन पाकिस्तान की तरह दो तरफा एडवांटेज देता है, कि एक तरफ चीन को फिंगर करो हिमालय के उस तरफ, और एक तरफ इधर भारत है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने सीआईए के साथ मिलके ही नंदा देवी के ऊपर एक न्यूक्लियर डिवाइस लगाया था, एक बार मॉनिटरिंग डिवाइस। तो यहाँ इस इलाके में हिमालयज़ में इंटरेस्ट हमेशा रहा है अमेरिका का, दुनिया जो मर्जी उसको जो भी घुमाए, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, और मैं आज भी इस पर टिका हूँ कि ये कांड उन्होंने किया सिर्फ इसमें यह था कि बांग्लादेश में उनको फ्री रन मिला था और आईएसआई ने खुल के साथ में किया था। तो यहाँ मुझे लग रहा था कि जो आरएसएस या हमारा एक इंटरेस्ट था नेपाली सोसाइटी को वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाने का, चाहे वो एक राजा के अधीन हो और एक हिंदू जो राष्ट्र, बिकॉज काफ़ी सारे इनके बच्चे से गल्फ में, इनफैक्ट इसराइल में जब मारे गए लोग, आई थिंक होस्टेज में एक नेपाली था, मारा भी गया था, वो जो कैंप पे अटैक हुआ था। तो नेपालीज आर नाउ एवरीवेयर। सो जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं, पहलगाम में भी एक नेपाली सिटीजन मारा गया था। नेपाल में भी, हाँ वहाँ भी था सर। तो क्योंकि हर जगह काम, इतना जॉब ऑप्शन थी नहीं, तो बाहर निकल आए। अब बाहर निकल के आते हैं और उनको क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, उनके क्या इंडोक्ट्रिनेशन होती है, सबवर्शन होती है, उसके खिलाफ आई थिंक जो मेरी समझ है कि हमारा कुछ लोग इंटरेस्टेड थे कि नेपाल को दोबारा बचाया जाए। वो लग रहा है कि ग्राउंड लेवल पे वो काम कर रहा है या करेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप गवर्नमेंट की रूप देखें या उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का रूप देखें, तो उसमें क्लियरली दिख रहा है कि सीआईए का प्रोजेक्ट था सर, वन ऑफ मैनी प्रोजेक्ट्स। और वो सेम, एक तरफ चाइना, एक तरफ भारत। सीआई का तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट जो है वो हमारे यहाँ भी चल रहा है ना, भारत में। हमारे तो बिल्कुल, जिस दिन शादी करके आई थी और इटालियन वन मैडम, ऑफ तो वन ऑफ द मेन ऑपोजिशन पार्टीज टोटली अलाइड, उनको तो दे आर नॉट इवन मेकिंग एनी अटेम्प्ट्स टू हाइड इट। वो तो इंदिरा जी ने, जब सोनिया गांधी जी अमिताभ के घर में रही थी, शादी करके आई थी, तो इंदिरा गांधी ने अपनी फ्रेंड को बोला था, हेयर कम सीआईए, क्योंकि खुद केजीबी के लिए काम करते थे। तो इंडिया में ऑफिशियल एंट्री सीआईए की सोनिया के साथ हुई है। दिस इज इन वन ऑफ द मेमोयर्स, मुझे ढूंढना पड़ेगी कौन सी किताब है, बट दिस इज रिटन इज पार्ट ऑफ समबडीज मेमोयर, जो इंदिरा गांधी के बड़े क्लोज थी। तो वो सब दिख रहा है सामने सर। अच्छा, इसी में थोड़ा सा आपकी जो हीरा मंडी है उसके जो एक्शंस हैं वो इंटरेस्टिंग लगते हैं, और भारत जो उनके विरुद्ध एक्शन कर रहा है वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। अब ये लीपा वैली में क्या हुआ, मैं तो सुना के साथ जो आया है ओपन सोर्स में
कि इन्फिल्ट्रेटर्स थे। नॉर्मली इन्फिल्ट्रेटर्स का हमारा जो एसओपी है वही है कि इन्फिल्ट्रेटर्स को मार देते हैं, लेकिन उन्होंने ना केवल इन्फिल्ट्रेटर्स को मारा, वो दोनों चौकियों को भी उड़ा दिया हमने सुना, और पता नहीं उनके कितने मारे गए। वैसे भी आपने 155 लोगों को आपकी आर्टिलरी ने पूरा वो दिलवाया है, मेंशन डिस्पैचेस, तो इसका मतलब कम से कम 4 गुने तो मरे ही होंगे। कम से कम। सर लीपा वैली जब ये सिंदूर से आसपास जब फायरिंग शुरू हुई, जब पुंछ पे फायरिंग उनकी स्टार्ट हुई, तो लीपा वैली उस टाइम काफ़ी गर्म हो गई थी। और इनफैक्ट लीपा वैली हमेशा गर्म ही रही है। अगर वहाँ आर्टी फायर नहीं होती है तो वहाँ मशीन गन, बिकॉज स्ट्रक्चर ही ऐसा सर। ऊपर वो साधना पास है जहाँ से आप निकल के तंगदार जाते हो, और तंगदार से निकल के साधना पास क्रॉस करके आप थितवाल जाते हो, और नीचे रेशमा गली, और रेशम गली क्रॉस करके नीचे को उतरोगे तो आप आओगे जेलम पे, उरी की तरफ, चुकौथी जो उनके पास है आज उरी के वेस्ट में। तो इन दोनों के बीच में है रेशमा गली, और एक रीशमारी गली भी है वहाँ पे, और राइट साइड में हमारी, और बिल्कुल इसकी लीपा वैली के सिर के ऊपर बैठी हुई है तूतमारी गली जो हमारे पास है। लीपा वैली पर से पाकिस्तान का कब्जे में है। लीपा वैली पाकिस्तान के पास में? हाँ, 50,000 उनका एक्चुअली। लीपा वैली के 4 पोर्शन है सर, उसे मोजी है, लीपा है, ऐसे 2 कुछ और नाम है। तो वैली पर से उनके पास है, उनकी जो हाइट्स है हमारे पास है। ये हमने 71 में कैप्चर की थी एक सिख बटालियन ने। तो उसके बाद सीज फायर कर दिया गया, लेकिन हम सारे फौजी जो उस इलाके को जानते हैं, हमारा एक मतलब दिल को मानना है सर कि अगर कल को पीओजेके में घुसना तो यहाँ से घुसना चाहिए। एक तो हम डोमिनेट करते हैं, और वहाँ से पीओके सामने मुजफ्फराबाद है सर। अगर आप अपने पार्ट से लीपा वैली को देखते हैं सर, वहाँ पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो ईस्ट टू वेस्ट रन करती है, थोड़ी टेढ़ी सी सीधी, ऐसे नॉर्थ साउथ नहीं है। तो ऊपर तंगदा ये इलाका आ गया। एक किरण जो क्या कहते हैं सो, नॉट किरण, थिथवाल का जो साउथ है, ये जो बाउल है ये, और ये सिर्फ वैसी वैली नहीं है कश्मीर की तरह, ये 10,000 कुछ फीट के ऊपर है। यहाँ बर्फ ऑलमोस्ट पूरे साल बर्फ दिखेगी आपको आसपास में। इसे हाई एल्टीट्यूड वैली, नीचे फ्लोर हाइट इसकी काफ़ी ऊंची है, एरिया बहुत टफ है। और इसी के राइट शोल्डर पे वो जो राजरीफ का एक सोल्जर थे, परमवीर चक्रा मिला था उनको, पेरू सिंह 47 में। तो ये बड़ी लड़ के ली थी। फिर उसके बाद जब सीज फायर हो गया, उसके बाद 71 में फिर अगेन लोकल लेवल पे। और जब ऑपरेशन कारगिल चल रहा था सर, कारगिल वॉर ऑपरेशन विजय, उस टाइम भी लीपा वैली में एक एक्शन हुआ था। इन्होंने हमारी एक पोस्ट ले ली थी धोखे के साथ, और उसके बदले में जब हमारा रिटेलिएटरी एक्शन हुआ था तो उसमें 28 पाकिस्तानी मारे गए थे उस पोस्ट पे। वो पोस्ट उन्होंने कैप्चर की, और वो शायद रिकॉर्ड में है कि नहीं, उसमें हमारी एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, जो कभी अखबारों में नहीं आया। तो ये शुरू से ही एक्टिव रहा है। और एक फौजी होने के नाते मुझे लगता है कि कोई मुझे बोले नक्शे पे पूरे पीओजे लाइन ऑफ कंट्रोल में उंगली रख दोगे कहाँ से हमें घुसना चाहिए, तो ये बहुत सही जगह है सर। यहाँ से घुसोगे, अगर आप निकल गए सीधे, तो पूरे का पूरा जो ऊपर नीलम वैलीज होगा, आप सामने मुजफ्फराबाद के ईस्ट नॉर्थ में निकलोगे, ऊपर का पूरा थिथवाल नीलम वैली जिसको कहते हैं हम, कृष्णगंगा वैली कहते हैं, गुरेज तक पूरी कट ऑफ हो जाएगी पाकिस्तान से। और फिर रह गया मुजफ्फराबाद। अगर आप नीचे को निकलते हो तो आप चुकोठी और गढ़ी के पास जाके निकलोगे, तो दैट मीन्स जो उरी से आप और वेस्ट की तरफ आ गए, अबाउट 14-15 किलोमीटर। तो एक पूरे इसको सीधा करने का एक वो है, ये बेसिकली शमशाबारी रेंज पे ना एक काजी नाग धार है, एक उसकी जो छोटी छोटी पहाड़ें उस पर है ये तूतमारी गली। तो वहाँ पे जो आपने कहा कि हमने भी सुना कि 2 उनकी उठाते, तो ये आई थिंक अभी हमारी चेंज पॉलिसी ये है कि अब जो आता है उसको तो मारना ही है, जहाँ से आता है उसको भी नहीं छोड़ना। और ये आपने वीडियोस देखे होंगे ऑपरेशन सिंदूर के, बड़ी बुरी तरह से चौकियों को उड़ाया गया बिना आर्टिलरी को यूज़ किए, बिकॉज अब गाइडेड मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, 100 चीज़ें अभी हमारे पास, आपको तोप खाना खेलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो अभी मैटर ऑफ हमारा वो है मैनेजमेंट, लाइन ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट, कि आपने सिर्फ आने वालों को तो ठोकना ही ठोकना है, जहाँ से निकल के आए उनको। ये आप बहुत बड़ी एक डिविएशन है उरी सर्जिकल स्ट्राइक से। उरी सर्जिकल स्ट्राइक में हमने ये मेंटेन किया कि हम पाकिस्तान पोस्ट क्रॉस करके पीछे चले गए, और वहाँ जो लॉन्च पैड जो कि पोस्ट के बगल में होती है उनको ठोक के आगे, पाकिस्तान पोस्ट को हमने टच नहीं किया। और इसी पॉलिसी के तहत हमने जब ऑपरेशन सिंदूर भी सिमिलर पॉलिसी से स्टार्ट किया कि सिर्फ मदरसों को ठोका, इनको बोला तुम। लेकिन जब पाकिस्तान का बिहेवियर देखा तो आई थिंक अभी अच्छे टाइम पे अक्ल आ गई कि अब इनका कोई मतलब नहीं है, इनका एक ही इलाज है, बर्बादी। तो उसी के कारण हुआ है। लीपा वैली में काफ़ी जगह हम डोमिनेट करते हैं, हाइट्स हमारे पास हैं। और वो 71 में जैसे मैंने कहा एक सिख बटालियन थी, उसने कैप्चर किया था। तो
और लिपा शांत नहीं है सर, मई में भी यहाँ चलता रहा है और स्मॉल आर्म्स फायर यहाँ चलता रहता है, क्योंकि इतनी दूर है, इतने कोने में है कि मीडिया भी वहाँ नहीं पहुँचता, और तू तुम्हारी गली के आगे फौज आपको जाने नहीं देती, तो वो खबरों में भी नहीं आता। सर तो इसका रास्ता किधर से जाता है लिपा वैली को अगर जाना हो तो? ये सर आप दो रास्ते हैं, एक तो है आप चौकीबल, आप कुपवाड़ा से निकले, आगे चौकीबल आता है, चौकीबल के आगे साधना पास आता है, जिसके उस तरफ तंगदार और तिथवाल है। तो चौकीबल से ही अगर आप लेफ्ट मुड़ जाएं, जो पुराना रास्ता है, जो पैदल एक मैं जब राष्ट्रीय राइफल्स में था, मैं उसी इलाके में था, वहाँ बंगस करके बहुत बड़ा मीडो है। ये चौकीबल किधर, ये बारामूला से हंडवाड़ा की तरफ जाएंगे तब पड़ेगा? हाँ, हंदवाड़ा आगे कुपवाड़ा, और कुपवाड़ा से आगे वो जो रोड जा रही है वो चौकीबल होके जाती है। लेकिन अब हंदवाड़ा से एक रोड सीधी जाती है लोकट बंगस की तरफ, उसमें जाएंगे आप, उस रोड पे, तो फिर आपको तूतमारी गली मिलती है आगे। अगर आप गूगल मैप खोलेंगे सर, तो आप साधना पास देखिए, और साधना पास के होता है ना, साधना वो फिल्म एक्ट्रेस साधना के नाम पे पड़ा है, साधना। अच्छा। अदर उसका नाम है नस्ता चुन पास, नस्ता एनसी पास बोलते हैं उसको, साधना पास क्यों पड़ा? वहां पे किसी फिल्म की शूटिंग हुई थी क्या? आई डोंट नो सर, बट वो साधना एक्ट्रेस के नाम पे पड़ा है, इतना मुझे पता है सर, कि वहाँ अगर आप 2 मिनट खड़े हो जाएंगे ना सर, तो नहीं, मैं वो तो साधना पास वो क्या था ना, वो फिल्म थी ना, वो आरजू, राजेंद्र कुमार में साधना वाली। हाँ, वो मैंने 3-4 बार देखी है सर, उसमें तो साधना पास की शूटिंग नहीं हुई है, बट कोई होगा, किसी ने रख दिया। इतना मैं आपको बताता हूँ सर, अगर मैं और वहाँ खड़े हो जाएं साधना पास पे किसी नॉर्मल डे में, तो मैं तो हूँ, ऊपर कुछ नहीं है तो मैं तो फ्रीज कर जाऊंगा। आपका बालों का हेयर कट ना साधना पास जैसा हो जाए, साधना कट हो जाएगा, इतनी हवा चलती है वहाँ पे। ओहो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टैंड। तो नक्शे पे आप साधना पास देखेंगे, और उसके लेफ्ट में आइए सर आप, नीचे आपको रेशमारी या रेशमा गली दिखेगी, और तूतमारी गली दोनों के बीच में है, उसके सामने ही लिपा वैली है, मोजी गांव। इनफैक्ट मोजी में एक दरगाह है सर, त्रेदी ये रास्ता तो ये तंगधार जाता है, तंगधार से आगे टीथवाल। तंगधार तो साधना पास के उधर हो गया सर, तंगधार इज अक्रॉस साधना पास, वेस्ट में साधना पास के, और साधना पास के ईस्ट में है चौकीबल, और उसके पीछे आप आएंगे तो कुपवाड़ा और हंदवाड़ा से एक रोड हो जाती है, एक तो बारामूला को निकल गई सर सोपुर से, और ऊपर को अगर वेस्ट को तरफ जाएंगे हंदवाड़ा से होते हुए बंगस जाती है एक सड़क, और उधर आपको तूतमारी गली दिखेगा, आप सर्च करेंगे तूतमारी गली, तो वहाँ एक दरगाह थी सर, उसमें ये स्टेटस है कि उसका जो फ्रंट है वो पीओजेके में खुलता है, और उसका जो पीछे वाला दरवाजा है वो हमारे यहाँ खुलता है। बिल्कुल थी वो एलसी के पार ही, टू बी ऑनेस्ट, एलसी के इधर नहीं थी, लेकिन वो अबाउट 71 के एक्शन के बाद 21 साल सर वहाँ पे होता रहा, वहाँ पे लोग इधर से भी जाते थे, उधर से भी जाते थे, फिर बाद में लेट 90s के बाद वो मूवमेंट बंद हो गई, अब वहाँ कोई नहीं आता। त्रेदी, आई थिंक त्रेदी दरगाह ऐसा कुछ नाम है, मोजी गांव में है, तो यहाँ एलसी ईस्ट टू वेस्ट भाग चलती है, नॉर्थ टू साउथ नहीं चलती। अब अगर जो इस वक्त स्थिति चल रही है पाकिस्तान में, खासतौर से जो इन्होंने केपी में जो सिविलियंस के ऊपर जो बमबारी की है, उसके बाद आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फिर से कुछ बदमाशी करेगा, जिससे हम ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च कर पाएंगे? हम तो सारे उम्मीद लगा के बैठे हैं, सिर्फ ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान से वेस्ट से नहीं करेगा, बेवकूफ़ी इतनी नहीं करेगा, जैसे उसके मुल्ला मुनीर ने कहा था, मैं ईस्ट से कुछ होने वाला है, और ईस्ट में जो नेपाल में हुआ और बांग्लादेश में हालत है, तो होगा तो ज़रूर सर, और उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर भी होगा। हमारी सिर्फ ये वरी है कि जो वो एक्शन होगा, जो इंसिडेंट होगा, वो कितना भयानक होगा, वो ज़्यादा ना हो, इतना ना करे कि पहलगाम की तरह हम 22, 26, 27 जाने चली जाएँ, धमाके धमुके करेंगे सर। आपने पटना की रैली में, वो बिहार में देखा था ना, जो 3 पाकिस्तानी पकड़े गए थे राइफल के साथ, तो उन्होंने ऐसे वाला कुछ ना कुछ कांड करना है। और वही सेम बात कि जब आपकी इकॉनमी टूट रही है, आपके अंदर आपके लोग काबू नहीं आ रहे, यूएस का अलग प्रेशर, चाइना का अलग प्रेशर, और तब आप एक लड़ाई शुरू कर दो। पाकिस्तान ने तो हमेशा ये किया है हमारे साथ, 65 में भी यही था, 71 में भी ऐसे ही था, 99 में भी इनफैक्ट यही था। तो ऐसा मौका तो पाकिस्तान देगा सर, और देगा, कब देगा ये तो बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन उसके बदले में
जवाबी कार्रवाई के लिए भारतीय फौज तो उसकी तैयारी में कोई कमी नहीं है सर, वो सामने पहले भी दिखा है और दिखेगा। तो ये जो सऊदी के साथ में इसने समझौता किया है, ये फिर क्या है? सर इसके दो तरीका देखने के सर। एक तरीका तो ये है कि जितनी रॉयल्टीज़ हैं वेस्ट एशिया में, चाहे कतर है, चाहे सऊदीज़ हैं, बहरीन है, यूएई है, इन सब ने अमेरिका को पैसे देके अपनी सिक्योरिटी काइंड ऑफ कवर लिया हुआ है। बहरीन हैज़ द बिगेस्ट अमेरिकन बेस, और कतर उनमें सबसे क्लोजेस्ट अमेरिका का दोस्त है। उनका अल जजीरा जलजीरा की सेंटकॉम का सबसे बड़ा बेस तो कतर में है। कतर बहरीन में इनका हेडक्वार्टर है सेंटकॉम का। बहरीन में आई थिंक आर्मी बेस सबसे बड़ा है। आर्मी बेस सबसे बड़ा, और एयर बेस कतर में। तो आपने उस कतर को, जिसने आपको जहाज भी दिया, आपकी बात मान के उसने सारे के सारे हमास के टॉप लीडरशिप को अपने घर रहने भी दिया। ये यूएस ने करवाया था, पहले वो सीरिया में रहते थे। तो ये सब होने के बावजूद इजराइल जो आपका इतना अच्छा दोस्त है, उसने आपकी सहमति के साथ, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका की सहमति के बिना नहीं हुआ, उन्होंने आके आपको बॉम्ब फेंक दिए, मिसाइल मार दी। तो एक देखने का तरीका ये है कि गल्फ कंट्रीज़ ने कहा कि यार ये अमेरिका जो है अपनी गेम खेलता रहेगा, ये ईरान के साथ नूरा कुश्ती कर लेता है, इजराइल को कहता है कि हमने मेरे सुनता नहीं और हमारा नुकसान कराता है, तो लेट्स लुक फॉर ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट। अभी जीसीसी की जो 6 कंट्रीज़ हैं सर, इनका भी तो आपस में नेटो आर्टिकल 5 वाला वो है, एग्रीमेंट है। पर कतर को मार पड़ी तो कौन सा सऊदी अरबिया लड़ने गया इसराइल के साथ, ये लड़ते लेकिन जो पाकिस्तान के साथ में एग्रीमेंट है उसमें ये आर्टिकल 5 जैसा एग्रीमेंट नहीं है। नहीं है वो तो सर, अभी आया ही नहीं बाहर, वो आ भी नहीं सकता सर, क्योंकि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने डार ने हाँ कर दी एक रिपोर्टर के आगे कि क्या कल सऊदीज को जरूरत पड़ेगी तो आप उन्हें न्यूक्स देंगे, बोला हाँ। तो फिर कैसे थप्पड़ पड़ा कि तू तो एनपीटी सिग्नेटरी है, तू कहाँ से एनपीटी सिग्नेटरी में तो आप न्यूक्लियर अम्ब्रेला को भी एक्सटेंड नहीं कर सकते, हथियार वगैरह देना तो छोड़ दो। तो वो एक एंगल है कि दे आर लुकिंग फॉर एंटिटी जिसके पास माल मसाला और मरवाने के लिए लोग हों, जो पैसे लें और आगे हमारी रक्षा। पाकिस्तान ने और इंडिया ने दोनों ने एनपीटी साइन नहीं किया। सर पाकिस्तान ने एनपीटी साइन किया हुआ है। नहीं, सऊदी ने चेक किया करना, हुआ। वैसे आप चेक करना प्लीज़, मेरे अभी एनपीटी बड़ी पुरानी हिस्ट्री होगी, हमने तो नहीं साइन किया था, हम तो बड़ी प्रेशर में हम अड़ गए थे, बट ही दे आर सिग्नेटरी तो एनपीटी। हाँ ज़्यादा मुझे याद है सर, मे बी आई एम रॉन्ग। नहीं, वो इंडिया के कंपटीशन में उन्होंने भी नहीं किया था। ओके, जहाँ तक मुझे याद पता, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। नो, पाकिस्तान हैज नॉट साइंड एनपीटी। ओके, चलो दैट किल्स बट इन एनी केस अगर पाकिस्तान अम्ब्रेला एक्सटेंड करता है सर सऊदीज को, इनफैक्ट मैंने पिछले 2 दिन प्रोग्राम में ये मेंशन कर दिया कि एनपीटी, तो आई एम सॉरी फॉर स्टेटिंग ए रॉन्ग थिंग, बिकॉज एनपीटी जब हम बड़े हो रहे थे तब ये इशू होता था, और हमें याद है कि भारत ने मना किया है, उसके बाद ये डेड ही हो गया। तो क्या अमेरिका एज अ कंट्री विल अलाउ प्रोलिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स? तो वो खैर दैट इज, तो भाई पाकिस्तान का सारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तो अमेरिका के आंखों के नीचे ही बना है ना। चाइना और हाँ, चाइना तो से उनकी कॉम्प्लिसिटी पूरी, दे आर कॉम्प्लिसिट। तो इन्होंने फिर एक डिस्पोजेबल मैन पावर और रेडी टू सेल हीरा मंडी ढूंढ ली, जिसने कहा कि हम आपको सैनिक भी देंगे। वो सैनिक अभी जाएंगे नहीं सर, बिकॉज इन्होंने 2015 और 2018 में 2 बार पहले भी अटेम्प्ट की थी सऊदीज ने पाकिस्तान आर्मी को डिप्लॉय करने की हुतीस के खिलाफ। तो पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई ने सबसे ज़्यादा, इमरान खान की पार्टी ने बड़ा शोर मचाया था, और उसका लॉजिक भी था। उन्होंने कहा कि हमारे पास रिकॉर्ड में पाकिस्तान में 15% शिया हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि देयर अबाउट 25 to 30% शियाज इन पाकिस्तान। वो जैसे वो कहते हैं बलोच 2% 4% है, बट पीपल से 10%। तो वो पाकिस्तान के फिगर्स तो कभी ठीक होते नहीं। तो उन्होंने कहा था अगर आप ये करोगे, हुतीज जो शिया हैं उनके खिलाफ अपनी सुन्नी आर्मी भेजोगे, तो हमारे ईरान के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे, और अंदर जो शियाज उपद्रव मचाएंगे वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने जो एग्रीमेंट किया है सर, जिसको आप और मैं बात कर रहे हैं, उसका कायदे से सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, द पेपर शुड कम टू पार्लियामेंट फॉर रेटिफिकेशन। ये आएगा नहीं, बिकॉज वहाँ उसके सारे राज खुल जाएंगे, कौन सा आर्टिकल क्या है जो है, लगता नहीं कि आएगा। बाकी क्या पता ट्रंकेटेड सी फॉर्म के लिए आ भी जाए, बट अभी तक इन्होंने इधर अपने कैबिनेट में इसको डिस्कस नहीं किया है। तो एक तो एंगल ये है सर कि सऊदीज ने अपनी मर्जी से ईरान की थ्रेट को नज़र में रखते हुए और अमेरिका की अनरिलायबिलिटी को नज़र रखते हुए उनको एक मिल गया देश जो बेचने के लिए अपने आप को तैयार है, हीरा मंडी। उन्होंने कहा इनके सैनिक भी ले लेते हैं,
कोई ये कहे कि हमारा और पाकिस्तान से पंगा होगा और सऊदीज जहाज यहाँ लड़ने के लिए आएंगे, दैट इज समथिंग बियॉन्ड। मैं तो देख रहा था, मुझे तो बहुत कोशिश की मैंने ये देखने की कि भाई सऊदी की इन्फेंट्री कितनी है। तो उनके बताया कि साहब की जो टोटल मिलिट्री पर्सनल 250,000 और सारा ब्रेकअप है, इन्फेंट्री का एक जवान नहीं दिखता उसमें। उसमें नहीं उनमें, आर्मर्ड कैरियर्स हैं, हाँ उसमें ये जो आर्टिलरीज है। एपीसी है ना सर, जो एपीसी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, ये इन्फेंट्री, ये बेसिकली इन्फेंट्री, इसको मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बोलते हैं हमारे देश में। लाइक वी हैव इन्फेंट्री एंड देन वी हैव मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। तो क्योंकि इनके यहाँ आपके इन्फेंट्री तो है ही नहीं, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री इज द नहीं, लोएस्ट लेवल। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री इन्फेंट्री हमारे क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे सर, कि हमारे यहाँ पहाड़ हैं, दरियाई इलाके हैं, जहाँ पे पैदल चल के आपको पहाड़ों पे जैसे कारगिल में लड़ाई करनी है तो यू हैव टू क्लाइंब, तो और जंगल में भी लड़ना है तो असॉल्ट करना पड़ता है, इसलिए इन्फेंट्री है। इनके सारा डेजर्ट ट्रेन है। तो डेजर्ट में क्या होता है कि सबसे आगे जो चलती है ना लड़ाई के टाइम पे, जब अटैक के लिए जाते हो तो टैंक आगे चलते हैं। उनकी एक तो उनकी प्रोटेक्शन होती है आर्मर की काफ़ी ज़्यादा, उनका तोप लगी है अपनी इनबिल्ट, ऊपर से एयरफोर्स चल रही है। तो पहले क्या होता था कि सर आगे आगे टैंक जाते थे। अब टैंक्स का क्या काम है सर, वो ना उतरते नहीं है नीचे। दुश्मन का मोर्चा आएगा, उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, उसको चर्न करके रोड के निकल जाएंगे आगे, और पीछे जो उसकी सफाई करने का काम इन्फेंट्री करती है। दुनिया में कोई भी टेरेन हो, कुछ भी हो, जहाँ टैंक चलते हैं, टैंक का काम होता है चर्न करना, जाना, बाउंस करना, अगर ऑब्स्टेकल है तो उसको क्रॉस करना, और एक ब्रिज हेड बोलते हैं ऐसे रिंग सेफ्टी का, तो इन्फेंट्री आगे पीछे से सफाई करती है। तो हमारे यहाँ क्या होता था गरीब देशों में कि पीछे पीछे गाड़ियाँ चलती थी, आगे टैंक पीछे ट्रक। तो ट्रक वनरेबल रहते थे, बिकॉज आर्मर्ड के ऊपर गोली चली आगे से सर, जब उनकी एयरफोर्स आ गई तो इनके पास तो पूरा कवच है। पीछे बेचारे तिरपाल का गाड़ी 3 टन और 4 टन, उसमें इन्फेंट्री जाती थी, वो वल्नरेबल होती थी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट आया मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, जिनके पास एक टैंक जितना मोटा एपीसी जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर होता है सर, वो टैंक जितना मोटी बॉडी नहीं होती उसकी, और लाइट होती है काफ़ी, बट गोली वोली से बच जाती है। स्मॉल आर्म जो गोली चल रही है ना, छोटी मोटी राइफल वगैरह से, उससे बच जाते हैं। उसमें इन्फेंट्री वाले बैठ के जाते हैं तैयार होके, बिल्कुल पिट्ठू पिट्ठू अपना हथियार लेके, और उस एपीसी के ऊपर भी गन लगी होती है कि थोड़ा बहुत हो। तो जैसे जैसे टैंक जा रहे हैं, उनके मैचिंग कैपेबिलिटी, स्पीड की कैपेबिलिटी, कि टैंक अगर ऐसा है सर, अगर टैंक आगे निकल जाए ना सर, दुश्मन के इलाके में घुस जाए और मोर्चों को मरोड़ के आगे निकल जाए, तो वो खुद वल्नरेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनका पिछवाड़ा भी थोड़ा सा लाइटली आर्मर्ड होता है। और टैंक का हैवीएस्ट प्रोटेक्शन जो आगे होती है और बेस में होती है सर, माइंस। ऊपर भी टैंक वल्नरेबल होता है ऊपर से, टॉप से, इसलिए टैंक पे जो अम्यूनिशन पहले पहले शुरू हुए वो ऊपर टॉप अटैक अम्यूनिशन आता था, अभी तो काफ़ी फर्क पड़ गया। तो इन्फेंट्री और आर्मर्ड को सेपरेट करने के लिए दुश्मन डिफेंडर जो होता है वो हमेशा ऑब्स्टेकल सिस्टम बनाता है, कि एक नहर खोद दी, डीसीबी खोद दी, कि यहाँ आगे फंसेंगे, फिर इन्फेंट्री आगे आएगी तैर के, टैंक तैर नहीं सकता, तो उसमें क्या होगा कि अलग हो जाएंगे, तो टैंकों को अलग से मारेंगे, इन्फेंट्री को अलग मारेंगे। तो उसका तोड़ है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, कि आप इन्फेंट्री को टैंकों टाइप, टैंक जैसी गाड़ी में लोड कर दो। टैंक के अंदर सर अम्यूनिशन भरा होता है और 3 बंदे बैठते हैं, किसी में 4। एपीसी में क्या होता है, 8 से 10 बंदे बैठते हैं, लेकिन उसकी मैचिंग मोबिलिटी होती है, और जिसको पता ना हो तो उसको तो टैंक और एपीसी में फ़र्क ही पता नहीं चलता। तो उनका तो पूरा ही डेजर्ट टेरेन है, तो उन्होंने उनके पास है इन्फेंट्री, बट आएगी कहाँ से सर इन्फेंट्री? ईरान के अंदर सऊदी का कौन सा बॉर्डर जुड़ता है हमारे पाकिस्तान के साथ, आएगा कहाँ से? उसके पास एक ही तरीका है, वो नीचे से आएगा। तो नीचे में हमारी नेवी तो पहले मुंह में निवाला बाहर निकाल के बैठी हुई है, आपको तो मोदी साहब ने किया हुआ है। सऊदीज कैन ओनली हेल्प देम विद एनर्जी। लड़ाई के टाइम पे उनको अनलिमिटेड तेल की सप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम डिसरप्ट कर सकते हैं। कोई ये हम जब बोले चाहे कि तब डिसरप्ट कर सकते हैं उससे तो। बिल्कुल सर। और इनके पायलट्स, पाकिस्तान आर्मी के पायलट्स सऊदी एयरफोर्स के जहाज उड़ाते हैं, क्योंकि जो सऊदीज हैं उनको ट्रिपल और उसके बाद शिकार और ईगल, और वो उसी में खुश रहते हैं, अरबन नाइट्स म्यूजिक में। उनको लड़ने वड़ने का कोई शौक नहीं है, ज़रूरत भी क्या है सर? आप जब अरब खरब आती हो तो आपको ज़रूरत क्या पड़ी मरने की? तो मरने के लिए उनके पास F-35 तक उनके जहाज में पाकिस्तानी उड़ाते हैं। अब ये एक्सपेक्ट करें कि वो जहाज हमारे खिलाफ करेंगे, 0.1% पॉसिबिलिटी है, बट ऐसा सऊदी करेगा नहीं सर। ये अपने आपस में जीसीसी कंट्रीज़ के लिए नहीं करते, तो इनके लिए क्या करेगा? दूसरा एंगल देखने का ये है कि इसराइल ने सो कॉल्ड इनकी बात नहीं मानी अमेरिका की, और कतर पे को हिट कर दिया। तो शायद अमेरिका ने फैसिलिटेट किया है सऊदीज को, तो भी मेरा दोस्त, पाकिस्तान भी मेरा, तो तुम दोनों संधि कर लो, टू गिव अ सिग्नल टू पाकिस्तान, इसराइल, कि अब तेरे खिलाफ एक न्यूक्लियर पावर, बिकॉज पाकिस्तान की रेलेवेंस कोई नहीं थी वेस्ट एशिया में सर। वेस्ट एशिया में जो तनाव है ईरान और पाकिस्तान, इसराइल का, उसमें पाकिस्तान और इररेलेवेंट। अभी सऊदीज के कॉन्ट्रैक्ट करके, ट्रीटी साइन करके, एग्रीमेंट जो भी है सर,
उसमें हुआ कि पाकिस्तान अभी उसके बीच में आ गया एक प्लेयर बन के, तो क्या ये एक सॉफ्ट सिग्नलिंग तो नहीं है? अमेरिका ने पीछे होके सऊदीज़ को बोला तुम आगे हो जाओ और इज़राइल को बोला तुम बाहर आ जाओ, बिकॉज़ अब इनके पास भी इस तरफ भी न्यूक आ गया है। तो इट कुड बी ईदर ऑफ 2 रीज़न्स। एक्चुअल कहानी क्या है पता नहीं सर। मटीरियल इफेक्ट क्या होने वाला है, मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ ज़्यादा इसमें चिंता की ज़रूरत है। ये सब कागज़ पत्तर हैं सर, पैसे लेने हैं। और अगर आप फ़ौज को जाते हुए देखोगे सर, पाकिस्तान की फ़ौज अगर मुल्ला मुनीर ने धक्के मार के पहुंचा ही दी, पार्लियामेंट की बात नहीं सुनी। पिछली बार तो पार्लियामेंट में हंगामा हो गया था इनका, तो उनको नवाज शरीफ को ड्रॉप करना पड़ा था ये आइडिया फौज भेजने का। तो ये ऐसे करेंगे, बोलेंगे देखो जी हमारी फौज जाएगी लेकिन बॉर्डर पे नहीं जाएगी। हूती यमन में तो बिल्कुल एंटर नहीं करेगी किसी भी कंडीशन में, और बॉर्डर के 8-10 साल किलोमीटर पीछे रह के अपनी एक सिक्योरिटी इंश्योर करेगी। ऐसे कुछ कहानी सुना के, क्योंकि इन्होंने ईरान इराक वार के टाइम पे भी सऊदीज़ ने 15,000 सैनिक पाकिस्तान के किराए पे लिए थे। जब तक लड़ाई चलती रही 15,000 इनके जो फौजी सऊदी अरबिया के अंदर बैठे हुए थे, जस्ट इन केस। तो कुछ नहीं सर, ये भाड़े के टट्टू हीरा मंडी से किराए पे ले लिए उसने गार्ड्स। आई डोंट थिंक वी शुड रीड टू मच इनटू दिस एज ऑफ नाउ। बाद में देखते हैं। सेकंड जो मैंने बल्कि सेकंड क्या जो पहली मैंने पूछी थी, ये जो इनका एक्शन हुआ है केपी में, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है इन द शॉर्ट टर्म एंड इन द लॉन्ग टर्म? सर केपी में पहले भी इन्होंने बड़ी बर्बादियां की हैं, जैसे बलूचिस्तान में हिट करते थे ना एयरफोर्स से, पहले यहाँ भी कर चुके हैं। मगर ये है कि एक ट्रिगर, अब क्या है ना सर, पाकिस्तान एक पतीला जो चूल्हे पे चढ़ चुका है और उसमें बस एक ऑलरेडी उबल रहा है। अब एक और ट्रिगर चाहिए कि ढक्कन इसका बंद करे ताकि भाप स्टीम बन जाए और ये पूरा ब्लास्ट करे। आई थिंक वो ट्रिगर वो हमें देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही थी तो पठानों ने क्लियरली बोला था हमने हिंदुस्तान के साथ नहीं लड़ना, एंड दे हैड टोल्ड कि पंजाबी फौज तुम लड़ो, बलोच इन एनी केस वर नॉट गोइंग टू फाइट अगेंस्ट अस। तो उनको रोष है, उनके लोगों को मारा, उनकी कबीले की लॉयल्टी तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा होता है। उनका सबसे पॉपुलर लीडर इस टाइम जेल के अंदर है, इमरान खान। तो वहाँ तो उबल रहा है ऑलरेडी, और बलोच जो कर रहे हैं वो हम सबको पता है। सिंध देश वाले भी शोर मचाना शुरू हो गए, वो भी पता है। लेकिन आई थिंक एक ट्रिगर जो शायद यूएसए कर सकता था बड़े अच्छी तरीके से, बलोचों से संधि करके पाकिस्तान को खुड्डे लाइन लगा देता, तो उसने किया नहीं, उसने पाकिस्तान के साथ संधि कर ली। तो आई थिंक वो ट्रिगर अभी हमें ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो पागल बैठा हुआ है ना ट्रंप नाम का, उसका तो आप क्या करोगे? और आज तो रियलिटी तो यही है कि सर उसने उसको गोद में बिठा रखा है मुल्ला मुनीर को। तो आई थिंक ट्रिगर जब सिंदूर अगर होता है दोबारा, तो फिर आप केपी के का गुस्सा और बलोचों का जो मौका मिलने वाली बात है उसमें हम पाकिस्तान के टुकड़े होते हुए देख सकते हैं। अदरवाइज टीपीपी जो कर रही है सर पाकिस्तानी अरे आर्मी को, उसका कोई ट्रंप का कोई भरोसा ही नहीं है ना। कल यूएन जनरल असेंबली में कुछ बोल रहा था और आज वापस यू टर्न मार गया। अब कह रहा है कि साहब कल बोल रहा था कि साहब मेरा कोई लेना देना नहीं है, यूरोप लड़े। आज कह रहा है नहीं, यूक्रेन कैन विन द वॉर। तो विद यूरोप पूरी दुनिया ही कंफ्यूज है कि आखिरकार ये बंदा चाहता क्या है, क्या करना चाहता है। H1B का भी देखा आपने कि बड़ा जोर शोर से अनाउंस किया और 24 घंटे के अंदर अंदर यू टर्न मार गया। बढ़ गया। और लोग तो ये कह रहे हैं कि इस बंदे के साथ डील करना इम्पॉसिबल है, कि कब क्या कर देगा कुछ पता नहीं। इसलिए सर मोदी साहब इनसे डील ही नहीं कर रहे। ये भी हमें समझना चाहिए कि हम लोग क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे मोदी साहब को। थोड़ी फ़ोन में से कुछ क्या कर लेता वो, ऐसे बंदे से क्या बात करनी। जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो ये फैक्ट है कि हर 24 घंटे में बदल जाता है, और ऐसे बंदों के साथ क्या संधि करो। जैसे हमारे पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम थी सर, हम पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप से बात नहीं करना चाहते थे बिकॉज हम डेमोक्रेसी हैं, और हम पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करेंगे। पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर से ही नहीं थी, इधर वाजपेयी साहब हाथ मिला रहे हैं, उधर पीछे कारगिल की चढ़ाई शुरू कर दी। तो सेम ये सीन अभी मोदी साहब के सामने है कि एक बंदा है जो रोज़ यू टर्न मारता है। इसके साथ टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि हम कहीं और देखते हैं। हम चाइना के साथ मार्केट खुलवाते हैं, रशिया के साथ खोलते हैं। तो दैट्स द रीजन आई थिंक। नहीं तो चाइना कह रहा है कि साहब हम आपको के वीजा देंगे। हम लोग अगर जाना चाहो तो चाइना आप जा सकते हो, कि हम आपको बिल्कुल के वीजा देंगे और विच इज फार मोर लिबरल और इमीडिएट आपको मिलेगा। तो और हमें यूज करना चाहिए सर अपॉर्चुनिटी को। मैं तो कब से कह रहा हूँ सर, उनको सी पैक की तरह एक CIEC बना दो भारत के अंदर से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट्स सक देम इन सर, उनको एक डिपेंडेंसी क्रिएट करें चाइना की हमारे अंदर, कि कल को हमसे पंगा लेने पहले सोचे। अभी उसको हमारे साथ कोई है ही नहीं सर, हम उस पर डिपेंडेंट है। हमने चाइना को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं किया।
ट्रेड में हम कर भी नहीं सकते, तो उनको हम इतनी बड़ी ज्योग्राफी है सर, एक हाईवे हम जगह जगह बना रहे हैं, गडकरी साहब जोड़ दे उत्तराखंड को गुजरात के साथ स्पेशल हाईवे बना के, पैसे देगा चाइना, ट्रांजिट फीस लो, और कल को 10 बार सोचेगा पंगा लेने से पहले, बिकॉज अल्टीमेटली हमने भी ईरान से तेल लेना और चाइना ने भी तेल लेना है, जैसे हालात लग रहे हैं, इन एडिशन टू रशिया। आज आ रहा है ना, आज इनका अभी मैं देख रहा था, ब्लूमबर्ग में आर्टिकल आया है कि सर भाई China has recorded a surge in Indonesian crude imports over the past 2 months, सर highlighting an unlikely route that suggests new workarounds could be emerging for Iran's oil exports, even in the face of US pressure. भाई चाइना ले रहा है तो हमें क्या दिक्कत है? हमें हमें चाह कोई बाहर ये बाहर करना चाहते हैं, तो हमने अभी तक ईरान से ऑयल लेना इसलिए बंद कर रखा था कि भाई हमारा चाह बाहर का इंटरेस्ट है। लेकिन अब आप अगर चाह बाहर पे हिट कर रहे हो तो ठीक है, फिर हम ईरान से ऑयल भी ले लेते हैं। बिल्कुल चाबार पे हिट कर रहा है और बगराम की बात कर रहा है, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है सर, ये सेंट्रल एशियन रीजन रिपब्लिक में घुसने की कोशिश कर रहा है, और हमें तो ऑफ कोर्स रिपल उसके फील होंगे होंगे। तो एक टाइम आएगा, ईरान ने कह तो दिया 3 दिन पहले कि हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन से बात ही नहीं करेंगे, दफा हो जाओ, वी डोंट वांट टू कोऑपरेट। आप किसी को इतना धक्का मार मार के दीवार के साथ लगाओगे तो रिटेल, तो हम भी, हमारे साथ भी यही होगा सर। और इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट वैसे क्या बोल रहा था, लार्जेस्ट पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ही सेज इजराइल को सेफ करो, सिक्योर करो, इज्जत करो, तभी पीस आएगा, यूएन में बोला उसने। तो हवा किस तरह से कहाँ चल रही है कुछ समझ नहीं आ रही सर, ये वर्लपूल सा बन रहा है सिर के ऊपर। बट ये है कि डिफाइनिंग मोमेंट तो है सर, डिफाइनिंग मोमेंट तो है दुनिया की हिस्ट्री में, और ये मोमेंट फॉर द हिस्ट्री फिर ये कई सालों रन करता है, ये भी मोमेंट ही नहीं होता, ये तो ऐसे कहने को है, कुछ ना कुछ तो बहुत बदल रहा है सर। बट आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन का जो सारा जो काम इस वक्त हो रहा है, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, आज तक ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल, और अच्छी स्पीड से भी हो रहा है, और हमारे लोग भी जो है वो, चाहे वो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हों और चाहे ये हों, जब सब एचएएल की हालत ख़राब होगी ना, एचएएल को कह दिया कि साहब के ना आपको भी कम्पीट करना पड़ेगा इंडिपेंडेंटली। बिल्कुल सर, इवन डिफेंस पीएसयूज आप जाके देखते, मैं 95-6 की बात कर रहा हूँ, हम लोग गए थे विजिट पे, तो बीड़ियाँ पी रहे हैं बैठ के पेड़ों के नीचे, कि लाल झंडा लगा हुआ है, कहीं कोई झंडा लगा हुआ है, कोई काम नहीं सर। और काम हो भी कैसे सर, बैरल्स काट के, जो बैरल्स आर्टिलरी गन की बैरल बनती हैं, वो ब्लॉक पूरा ना काट के ढेर लगा हुआ है, रस्ट खा रहा है। पूछा, बोला एक बैरल हम बना लेते हैं, 1 महीना लगता है इसके, अभी अगर बोलेंगे तो एक मशीन में 1 बैरल 1 महीने में तैयार होती है, लेकिन ऑर्डर कोई नहीं। जब ऑर्डर ही नहीं तो फिर वो रस्ट खा रहा है, और जो वर्क पावर है उसको फायर नहीं कर सकते, उनकी यूनियंस थी वहाँ पे, ट्रेड यूनियंस फैक्ट्रीज के अंदर, मजदूर यूनियन सॉरी, तो वो लाल झंडा लेके घूमते रहते थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंडर थे, ये 13-14 थे, एक थोड़ी है, बहुत फैक्ट्रीज हैं सर। तो अभी तो बड़ा ऑपोजिशन किया था इन्होंने जब इनका कॉर्पोरेटाइजेशन किया था तब किया था। हाँ, तो वो वही है ना सर, एक उनकी मैन पावर, उसमें वोट, वो सब कुछ इन्वॉल्व है, करप्शन ऑफ कोर्स, तो उनको तो बुरा लगना ही था। बट ये अच्छा है सर, इट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट। थोड़े हिकअप्स होंगे बट हमने करके दिखाया ना सर, जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, दुनिया को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। वो उनका पागल क्रिकेटर राउफ क्या नाम है, वो जो मर्जी करता रहे स्टेडियम में, जिसके फोटो घूम रहे हैं, फैक्ट रिमेंस की हमने उनको ठोका है। और अगली बार तो कोई ऐसे वाला, तो कोई स्टेज वाला तो है ही नहीं कहानी सर, अगली बार तो दिल भी नो मदरसा फेज 1 एंड इट विल बी 1 गो एंड जो करना उड़ा देना उन्होंने। तो पाकिस्तान इज वेरी वेरी वल्नरेबल टुडे। ये तो हम लोग थोड़े बैठे हुए हैं चुप करके। हाँ, मुझे तो एयर डिफेंस तो पूरी खत्म हो चुकी है, खत्म उनके, और चाइना भी मदद नहीं कर रहा है, नहीं करेगा अब और तो, यूएसए की औकात नहीं है, यूएसए बगैर पैसे के कुछ करता नहीं। और है ही नहीं सर उनके पास, बचा क्या है अभी। वो 3000 मिसाइल्स की बात कर रहा है, अभी बोला 1000 मिसाइल्स 1 साल में, तो ये तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कुछ नहीं है उनकी। और कल को चाइना से पंगा हो गया तो क्या है उनके पास, एवरीबडी सेइंग कुछ चाइना से इस लेवल पे कुछ हो गया तो हफ्ते के अंदर न्यूक्लियर वेपन एक्सचेंज हो जाएंगे, बिकॉज यूएसए के पास है नहीं कुछ कन्वेंशनल लड़ाई लड़ने के लिए। हाँ, खाली जबरदस्ती का हाथ पैर अपनी वो इकोनॉमी को लेके, और वो जो डॉलर का रिजर्व करेंसी बना रखा है उसको लेके वो करता रहता है। सो होगा एक्सपोज, ज़्यादा दिन नहीं है।
चाइना, रशिया, इंडिया इनको सबको एक साथ पंगे करेगा तो मरेगा। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। कर्नल रैना जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। भारत, वंदे मातरम।